गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज अंशिका एंड आज हम एक नई टॉपिक के साथ फिर से आए हैं और इसके बारे में हम जो नई टॉपिक मैं लेके आई हूँ उसके बारे में चर्चा करेंगे हम ब्रिज सर के साथ। और आज के टॉपिक के बारे में अगर हम बोले तो टॉपिक एक सामाजिक रूप से जुड़ी हुई है। मतलब ये है कि जैसे समाज है, समाज की अगर बात हो तो उसमें जो जाति होती है उसमें वर्चस्व देखा जाता है। तो सर ये जो जाति का है, जो भी फंडा है, इफेक्ट है, वो जैसे बड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो तो उसको शो ऑफ करके चलते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। वहीं अगर हम लो क्लास को देख लें तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो लोग अपनी जाति को छुपाते हैं। मीन्स कि हम कौन सी कास्ट से हैं, हमारी कास्ट ये है, किसी को पता चला तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, अपोजिशन फलाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर आपसे कि आज इतना प्रोग्रेसिव संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, फिर भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इस पे सर आपका क्या कहना है? नमस्कार सभी साथियों को और धन्यवाद आपका कि हम लोग साप्ताहिक चर्चा में कुछ ना कुछ नया चीज लेकर के आते हैं जो खास तौर से सोसाइटी में देखने को मिलती है या चर्चा में रहती है। तो उस मुद्दे पर जैसे हम लोग प्रयास करते हैं कि उस पर चर्चा करी जाए जी। और आज जैसे कि जो आपका सवाल है जो जाति है, एक प्रकार से एक इतना प्रोग्रेसिव संविधान होते हुए भी कास्टिज्म की समस्या क्यों है और क्यों ये मतलब भारत से नहीं समाप्त हो रही है, क्या इसका कारण है? देखिए, जाति है क्या कि जाति लोगों की चेतना के साथ में जुड़ी हुई है जी। और जाति व्यवस्था कोई देखिए अभी का तो है नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। अब जाति व्यवस्था वैसे अगर देखा जाए तो ये समाप्त हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी समाज में जो कई प्रकार की कुप्रथाएं, जैसे जाति व्यवस्था भी एक कुप्रथा है, इससे पहले भी समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती थी। सती हो गया और भी बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी, लेकिन वो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे करके समाप्त हुई। लेकिन जाति जैसी समस्या जो आज भी बनी हुई है, न केवल बनी हुई है बल्कि गंभीर रूप से दिखाई भी देती है। फिलहाल आज तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी लोगों की जेहन में, लोगों की चेतना में एक जाति की बात कहीं ना कहीं बैठी रहती है। देखिए, है क्या कि जाति को जोड़ दिया गया है धर्म से। जाति को धर्म से जोड़ देने की वजह से जाति जैसी समस्या भारत से अभी तक समाप्त नहीं हो पा रही है। जैसे होता क्या है, देखिए, पहले आया धर्म और फिर उसके बाद में आया वर्ण, फिर आई जाति। तो ये जो धर्म के साथ में वर्ण और जाति को चिपका दिया गया है, वो मतलब एक जौक की तरह जो चिपक गई है, वो उससे अलग नहीं हो पा रही, क्योंकि जाति कहीं ना कहीं धर्म के साथ में चिपकी हुई है। जैसे पानी के साथ में शक्कर को घोल दिया जाता है और फिर उसके बाद में शक्कर को पानी से अलग करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही आज जाति धर्म के साथ में चिपकी हुई है। इस वजह से उसको लोगों की चेतना से अलग कर पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है जी। अब देखिए, जैसे संविधान आया, आज हमारे पास में एक
दुनिया का बेहतर संविधान है, इतना बेहतर संविधान होते हुए भी जैसे आपने दूसरी बात कही कि मतलब जाति जैसी समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही है जी। ना। देखिए संविधान क्या है कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में बहुत सी बातें लिखी ना, बहुत सी प्रोग्रेसिव बातें लिखी, लेकिन संविधान जो लिखा गया है वो लिखा गया है आधुनिक मूल्यों पर। और जाति जैसी जो समस्या है, जाति जैसी समस्या खड़ी हुई है परंपरागत मूल्यों पर। तो समाज जब तक उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, देखिए क्योंकि संविधान काम कहां करेगा, संविधान तो काम वहां करेगा जहां पर संविधान आखिरकार काम तो लोगों के ऊपर ही करता है, समाज के ऊपर ही काम करता है ना जी। तो संविधान तो काम समाज के ऊपर करेगा। लेकिन अगर समाज बदलने के लिए तैयार ना हो तो फिर संविधान को व्यवहारिक रूप में, मतलब व्यवहारिक धरातल पर उसका पालन कराना क्या हो जाता है, कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। तो संविधान तो खड़ा है आधुनिक मूल्यों पर, जाति वही परंपरागत मूल्यों पर खड़ी है, समाज उसी परंपरागत ढर्रे पर चल रहा है। जब तक समाज नहीं छोड़ने के लिए तैयार होगा उसको, तब तक वो समस्या खत्म नहीं होगी, है ना। अब संविधान में जैसे कि हमने क्या कहा कि संविधान में तो बहुत सी अच्छी बातें लिखी संविधान निर्माताओं ने। आर्टिकल 21 को देखेंगे तो लिखा हुआ है उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की उसमें बात कही गई, मतलब जीवन जीने की आजादी, राइट टू चॉइस का अधिकार देता है, राइट टू चूज का अधिकार देता है हमारा संविधान ना। लेकिन संविधान तो अधिकार देता है, क्या समाज इसके लिए तैयार है? भाई आज भी इंटरकास्ट मैरिज करने पर देखते हैं कि ऑनर किलिंग हो जाती है ना, हत्याएं कर दी जाती हैं। बिल्कुल। तो संविधान ने तो आजादी दी, संविधान ने यहाँ तक आजादी दी, राइट टू चॉइस का अधिकार दिया कि अपनी पसंद से आप शादी कर सके, अपनी पसंद से आप अपने कपड़े पहन सके। देखा होगा कभी कभी कि छोटे कपड़े पहनने पर लड़कियों को जो है डंडे से एक फौज निकलती है मारने पीटने वालों की। अभी वैलेंटाइन डे पर भी यही सब कुछ चल रहा होगा। तो एक प्रकार से है क्या कि संविधान तो बहुत कुछ लिख दिया है, संविधान में तो बहुत सी चीजें लिखी हैं और संविधान बहुत सी आजादी देता है। लेकिन क्या समाज अभी उसके लिए तैयार हुआ है? क्या समाज उतना प्रोग्रेसिव हुआ है? संविधान तो हमारे पास में एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट के रूप में है जी। लेकिन क्या समाज उतना प्रोग्रेसिव हुआ है अभी? जब तक समाज उतना प्रोग्रेसिव नहीं होगा, जब तक समाज आजादी नहीं देगा, तब तक जो है संविधान व्यवहारिक धरातल पर उसका काम करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है जी। तो संविधान तो हमारे पास ठीक है, बहुत बेहतर संविधान है, लेकिन सिर्फ संविधान होने भर से आजादी नहीं मिल जाती ना। संविधान में तो सारी चीजें सही लिखी हैं, लेकिन जब तक समाज तो उसके अधिकार दिए गए हैं, तैयार नहीं होगा, समाज उन अधिकारों को नहीं देगा, तब तक थोड़ा सा अभी मतलब ये कहना मुश्किल है कि एक प्रोग्रेसिव संविधान होते हुए भी सोसाइटी भी उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं, हाँ प्रोग्रेसिव होगी जो है। तो समाज अभी वही चल रहा है। देखिए जैसे दूसरा बात आपने कहा जाति का जी, कि जाति का जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है और ये कैसे कहाँ से क्या है। देखो मैं आपको बताऊं कि सभ्यता के शुरुआती दौर में ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई वर्ण था। भाई उस दौर की कल्पना करो जब इंसान आज से लाखों साल पहले इंसान जंगलों में नंगा घूमा करता था, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। 2 जून का खाना जुटाने के लिए वो इधर से उधर भागता फिरता रहा होगा, तो उसके पास में क्या इन सब चीजों के लिए समय रहा होगा कि धर्म क्या होता है, वर्ण क्या होता है, जाति क्या होती है ना। ये तो सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे लोगों ने जब चिंतन करना शुरू हुआ, तब कहीं ना कहीं ये चीजें समाज में आनी शुरू हुई। जैसे बुद्ध का उदाहरण ले लें, अगर बुद्ध, देखिए बुद्ध क्या है कि बुद्ध इस वजह से इतना बड़ा एक आइडिया खड़ा कर पाए क्योंकि बुद्ध के पास में क्या था, बुद्ध के पास में फाइनेंशियल फ्रीडम था। बुद्ध एक राजा के राजपुत्र थे जी। भाई वही बुद्ध यदि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती कि अपने माँ बाप का पेट भरना है, अपने बीवी बच्चों का पेट भरना है, सुबह मजदूर की तरह निकलते शाम को वहां से कमा करके लाते,
तो पूरा दिन उनका, पूरा जीवन उनका इसी में गुजर जाता। लेकिन उनके पास तो फाइनेंशियल फ्रीडम थी ना, राजपूत थे, इसलिए छोड़ करके चले गए। बीवी की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, माँ बाप की चिंता नहीं, चले गए छोड़ करके, चिंतन करने लगे। तो देखिए जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता के विकास के साथ जब लोगों के पास में फाइनेंशियल फ्रीडम आई, फाइनेंशियल फ्रीडम आने के बाद तो देखिए समय, जब उन्होंने समय को अर्न किया तो फिर क्या है, उसके बाद उन्हें चिंतन करने का समय मिला। और जब उन्होंने चिंतन करना शुरू किया तो उस प्रकार से धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होकर के सिस्टम में आई। जी बिल्कुल। धर्म आया पहले, फिर वर्ण आया। जैसे ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, ऋग्वेद में इस प्रकार का विवरण हमें पहली बार मिलता है। ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से 4 वर्ण पैदा होंगे। एक विराट पुरुष से 4 वर्ण पैदा होंगे। जैसे उसमें बताया गया कि मुख से ब्राह्मण पैदा होगा, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होगा, पेट से वैश्य पैदा होगा और पैरों से शूद्र पैदा होगा। तो ये जो हमें सामाजिक अलगाव पहली बार देखने को मिलता है वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। भाई भले ही ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक अलगाव की शुरुआत तो दिखती है ना वहां से। जी बिल्कुल। जिसमें बताया गया कि देखिए ब्राह्मण मुख से पैदा होगा है, इसलिए उसका कर्तव्य के विद्या अर्न करे और लोगों को विद्या दे, शिक्षा दे, ज्ञान दे। और क्षत्रिय का कार्य बता दिया गया कि क्षत्रिय चूंकि भुजाओं से पैदा होगा है, बलशाली है, तो उसका काम है देश की रक्षा करना। और वैश्य वर्ण चूंकि जो पेट से पैदा होगा है तो उसका काम है व्यवसाय करना। और शूद्र जो चौथा वर्ण है, पैरों से पैदा हुआ है, उसका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो एक सामाजिक अलगाव की शुरुआत तो यहाँ से दिखाई देती है ना। जी बिल्कुल ना। क्या नाम जो है, जो वर्णों के कार्य बांट दिए गए यहाँ पे अलग अलग। भले ही कार्य जो बांटे गए हैं वो कर्म के विभाजन के आधार पर बांटे गए, लेकिन एक सामाजिक अलगाव की शुरुआत तो हमें यहीं से दिखाई देती है। जी बिल्कुल। अब ऋग्वेद के बाद में जब आगे जाएंगे तो आगे जाकर के फिर डेवलपमेंट होता है मनुस्मृति का। जब मनुस्मृति का देखिए डेवलपमेंट होता है ईसा से 100-200 साल बाद, तो उसमें क्या है कि चीजें फिर और दूसरी तरीके से हमें दिखाई देने लगती हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें जो वर्ण व्यवस्था अभी तक कर्म आधारित थी, जैसा ऋग्वेद में दिखाई देती है, वही वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में आगे चल करके जन्म आधारित कर दी गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मनुस्मृति में आगे पहुंचे तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाता है और लोगों के जन्म के आधार पर व्यवसाय तय कर दिए जाते हैं, उनके कर्म तय कर दिए जाते हैं। अब वो उसी वर्ण में जिसमें पैदा हुए हैं उसी में शादी ब्याह होगा, रोटी बेटी का संबंध भी वो उसी के साथ रखेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये जाति व्यवस्था क्या नाम जो है एग्जिस्टेंस में आई। तो जब जाति व्यवस्था एग्जिस्टेंस में आई तो जब आगे चल के तो थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, तो वहां पे देखते हैं कि इसी जाति व्यवस्था ने और कठोरतम रूप धारण कर लिया और कठोर होती चली गई जी। तो इस प्रकार से जो अब देखिए है क्या कि वेद को जैसे कि माना जाता है, वेदों को अपौरुषी ऐसे कुछ कहा जाता है उसके बारे में। मतलब इसका ये हो गया कि इसकी रचना ईश्वर ने की है। अब वेदों की रचना क्या कहा गया कि ईश्वर ने की जी। अब वेदों में क्या है कि वेद में हमें सबसे पहला जो सबसे प्राचीन वेद मिलता है ऋग्वेद, उस वेद में मिलता है वर्ण व्यवस्था। अब तो वर्ण व्यवस्था का संबंध किससे हो गया? वेदों का संबंध धर्म से है, ईश्वर से है, तो वर्ण व्यवस्था का संबंध भी ईश्वर से हो गया। तो इस प्रकार से वर्ण और जाति को स्वीकृति मिल गई किसकी? ईश्वर की। उसको ईश्वरीय स्वीकृति मिल गई ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि लोगों की चेतना में जाति इस वजह से इतनी गहरी से बैठी हुई है क्योंकि उसको क्या है कि उसको कहीं ना कहीं धर्म की स्वीकृति मिली हुई है, उसे कहीं ना कहीं ईश्वरीय स्वीकृति मिली। इसलिए लोग
जैसे कि जो बहुत ज्यादा पारंपरिक विचारों के होते हैं तो उनको मतलब निम्न जाति के साथ में उठना बैठना खाना पीना ना, ये सब बातें उनको मतलब बड़ा थोड़ा सा वैसे ही लगती है कि अरे यार जो है ईश्वर के विधान से कहीं हम छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हो कि इनके साथ में संबंध रखने पर, ये सब कुछ करने पर हमें जो है नरक भोगना पड़े, बहुत सी ऐसी नाराज हो जाए, ईश्वर नाराज हो जाए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इसको वैधानिक स्वीकृति मिल गई धर्म से जाति को और वर्ग को। जब धर्म से इसको वैधानिक स्वीकृति मिली, इस वजह से क्या हो रहा है कि इस वजह से ये जाति जैसी बुराई आज भी बनी हुई है और आज भी ये नहीं जा रही। कि क्यों नहीं जाती है जाति? तो जाति इस वजह से नहीं जा पा रही है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वैधानिक स्वीकृति धर्म से मिल रही है। अब जब देखिए इसी जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए 1927 में बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। तो जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था तो उसके पीछे उनका तर्क क्या था, उनका लॉजिक क्या था? उसके पीछे उनका लॉजिक यही था कि भाई जो धर्मशास्त्र है, नाटक है, कथा है, कहानियां हैं, इनके माध्यम से लोगों की चेतना में जो जाति और वर्ग के मनोविज्ञान को ठूंस दिया गया है, उस जाति और वर्ग के मनोविज्ञान को वो तोड़ना चाहते थे। क्योंकि जिन धर्मशास्त्रों ने, जैसे आगे चलकर देखिए है क्या कि धर्मशास्त्रों में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं। जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, उसमें एक चौपाई मिलती है कि पूजा विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान गुण कुलहीना। यानी कि जो ब्राह्मण है उसके अंदर अवगुण होते हुए भी वो पूजनीय है, और जो शूद्र है वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो लेकिन वो पूजनीय नहीं है। ऐसे ही एक और चौपाई मिलती है इसी में आगे के, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये है सब सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब एक प्रकार से जैसे ढोल को पीटा जाता है, ऐसे ही शूद्र हो गए, पशु हो गया और नारी हो गए। ये क्या है कि ये जो है इनको पीटते रहो ढोल की तरह। तो इस प्रकार की वैरभावपूर्ण कार्रवाइयां धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हैं। इसलिए 1927 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी तो उनके पीछे उनका लॉजिक यही था कि धर्मशास्त्रों के माध्यम से इस जाति को, वर्ग को कहीं ना कहीं लीगल स्वीकृति मिली हुई है, वैधानिक स्वीकृति मिली हुई है इसको। और हाँ, इस मनोविज्ञान को तोड़ने के लिए ही उन्होंने ये धार्मिक ग्रंथ उन्होंने जलाए थे। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मनोविज्ञान तो इन्हीं के पीछे छुपा है ना। बिल्कुल। तो जब तक ये चीजें नहीं समाप्त होंगी, देखिए या तो वो चीजें समाप्त हो और ना अगर समाप्त हो तो समाज के लिए जो वैरभावपूर्ण कार्रवाइयां लिखी गई हैं उन पर या तो रोक लगे या फिर उन धर्म ग्रंथों में संशोधन। ऐसा नहीं कि बस उनको कह दिया कि ईश्वर ने बनाए हैं, अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है ना। भाई या तो उनमें संशोधन हो, जैसे आज भारत में संविधान है, अब दलित सड़कों पर आ जाए कि नहीं साहब संविधान में कोई संशोधन नहीं करते देंगे क्योंकि अम्बेडकर ने बनाया था, वो दलित थे, है ना, हम उनके बनाए हुए संविधान में भाई समय के साथ हर चीजों में संशोधन होता है। बिल्कुल, परिवर्तन होना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज जो धर्म ग्रंथों में वैरभावपूर्ण कार्रवाइयां लिखी हुई है, या तो उनमें संशोधन हो या फिर उन पर पूरी तरीके से रोक लगाए। फिलहाल हमारे यहाँ संविधान से ऊंची कोई किताब नहीं है, कोई भी धार्मिक किताब नहीं है। लेकिन भाई संविधान काम, मैंने क्या कहा कि संविधान काम तो समाज में ही करेगा। अगर समाज ही बदलने के लिए तैयार नहीं है, समाज के दिमाग में ही दकियानूसी बातें घुसी हुई हैं, जाति को लेकर के, वर्ग को लेकर के, समाज बदलने के लिए तैयार नहीं, तो हम कितना ही अच्छा डॉक्यूमेंट उठा करके रख दें, बना करके दे दें, उसका तब तक सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा जब तक कि वो समाज खुद बदलने के लिए तैयार ना हो। भाई समाज बदलेगा तभी तो संविधान सही तरीके से काम करेगा। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, आपने इतनी नॉलेजेबल बातें बताई हमें, और सर की बातें हमेशा ही एक फैक्ट के रूप में होती है कि सर बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं, और जैसे सर ने बताया हमें बहुत अच्छा भी लगा आंसर सुन के। तो
इसी प्रकार आप लोग भी तैयार रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द ही सर के साथ में एक नई टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स कीप सपोर्ट टू ब्रिज सर। थैंक यू।